साथियों नमस्कार, राधे राधे। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यू। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। आपको मैं दिखाता चलूंगा, आप देखेंगे। इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिएगा कि मैं इसमें कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक चैप्टर में कंप्लीट करा दूं। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे चैप्टर हैं। जो जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, चाहे आप मतलब केंद्र से लेकर राज्य तक की सारी, चाहे हरियाणा के लें चाहे जहाँ के ले लीजिए, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। एक्चुअली क्या है, ये व्याख्या सहित है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक चैप्टर जैसे वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन 200 है, लेकिन इसमें इतनी बार दोस्तों आपको व्याख्या कराई गई है कि पूरी तरह से ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं इसे अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा तो आराम से आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे आप सघोष अघोष भूल जा रहे होंगे, अल्पप्राण महाप्राण, ये सब भूलने नहीं देंगे हम। हमेशा आपके माइंड में रहेगा, बस छोटा सा काम करिएगा। जैसे आपको कन्फ्यूजन होती है तो वहीं नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा तरीका, तो हमेशा याद हो जाएगा। ठीक, तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। आप देखे होंगे कि आप चाहे यूपी जीके मुझसे पढ़े होंगे, अपने तरीके से पढ़ाया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। हिंदी भी इससे पहले भी मैंने पढ़ाई थी, लेकिन वो दूसरी थी, उसमें यूपी ट्रिपल एस सी के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने कराए थे। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यानी सारे क्वेश्चन समाहित हैं। ठीक, वो सब हम देखेंगे, तो आराम से हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। लास्ट तक बने रहिएगा, और जो है पसंद आएगी तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो हिंदी वर्णमाला है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें मैं आपको साहित्य वगैरह सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक दोस्तों, टेंशन ना लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो वर्णमाला, वर्णमाला परिभाषा एवं भेद, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि रा का विवरण है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप जानते होंगे कि एक रा होता है और एक ला होता है। ठीक, तो जहाँ पे रा होगा वहाँ पे हमें लुंठित लगाना है, और जहाँ पे ला होगा वहाँ हमें पार्श्विक लगाना है। क्या लगाना है? पार्श्विक। तो अगर पूछे कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है तो हमें ला बताना है, लुंठित पूछे तो हमें रा बताना है, यानी जस्ट अपोजिट कर देना है। लुंठित पूछे तो ला नहीं लगाना है, यानी रा लगा देना है। पार्श्विक पूछे तो हमें ला लगा देना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ की जो रा है ना, ये अल्पप्राण है और ये सघोष है दोस्तों। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्पप्राण सघोष वगैरह, तो देखेंगे लुंठित, सघोष, अल्पप्राण केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी इसमें तो है ही नहीं दो में। और यहाँ पे महाप्राण लिखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आएगी चीज़ कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्पर्श व्यंजन की मैं बात करूँ तो 25 होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो का वर्ग होता है इसमें 5 होते हैं। ठीक, उसके बाद चा वर्ग में भी 5 होते हैं। उसके बाद बात करें टा वर्ग भी 5 होता है। ठीक, तो ता वर्ग 5, तो 5 5 हो गए, और लास्ट में पा वर्ग में भी 5, तो बचा हम 25। तो 25 कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन। जो ये हमारा का वर्ग है ना, ये किससे बोला जाता है? तो कंठ से। कंठ के बाद हमारा आता है तालु, तो तालव्य यानी तालु से ये बोला जाएगा। उसके बाद मूर्धा, यानी मूर्धा से ये बोला जाता है। आप बोल के देख सकते हैं, ये कंठ से आवाज निकलेगी, ये तालु से निकलेगी, यानी जीभ जो है तालु को टच करेगी। जीभ थोड़ा सा मुड़ जाएगी जब टा ठा डा ढा आड़ा बोलेंगे। उसका ता था दा धा ना बोलेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे दंत का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद पाफा बाबा बोलेंगे तो ये ओठ का प्रयोग होता है यहाँ पे। क्योंकि जब लड़का, आप जानते होंगे जो छोटा सा बाबू होता है वो क्या बोलता है? जैसे पप्पा मम्मा, आप भी बोल के देखिए पप्पा मम्मा, तो आप देखेंगे ओठ का प्रयोग हो रहा है उसमें। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले जब लड़का होता है वो किस वर्ग का प्रयोग करता है? तो इसी का प्रयोग करता है, पा वर्ग का। तो ये 25 आपको समझ में आएगी नहीं? तो देखिए पहले कंठ हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस तरह याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान मैंने बना दिया ऐसे नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल इंसान हो गया, बन गया है। इसके बाल वगैरह लगा दीजिए, ठीक, आंखें वगैरह रखिए चाहे नहीं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आएगा? तो कंठ आएगा, आएगा कि नहीं? तो का वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। कंठ के बाद तालु आता है दोस्तों। क्या आता है? तालु आता है। तो कंठ के बाद तालु हो जाएगा तो चा वर्ग हो जाएगा। उसके बाद मूर्धन्य आता है, ठीक, यानी मूर्धा आता है तो टा वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दांत आता है, दांत आएगा तो ता वर्ग हो जाएगा। फिर ओंठ आता है, ओंठ हो जाएगा तो पा वर्ग हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आएगी नहीं? ठीक, अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो देखिए अंतस्थ में 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या रा ला वा, या रा ला वा।
ऊष्म व्यंजन, जिसमें दोस्तों गर्म हवा जो है मुख से निकलती है, यानी गर्म वायु जो है मुख से निकलती है। अगर मैं बात करूँ ये सा क्या होता है, तो ये तालव्य सा होता है। क्या होता है दोस्तों, तालव्य सा होता है। तालव्य के बाद ये मूर्धन्य सा होता है, यानी मूर्धा सा होता है। ये फिर दोस्तों क्या होता है, दंती सा होता है। ठीक, आपको कभी ये नहीं पढ़ना है कि ये सलजम वाला सा, ये षटकोर सा, ये सरपेरा वाला सा, ये सब नहीं पढ़ना है फिर। ठीक, उसके बाद हा हो जाएगा। जो ये हा नहीं है, ये भी काकल्य व्यंजन है, यानी ये जो है किससे, कंठ से बोला जाता है। हा, आप बोल के देख लीजिए, हा जो है मुख से निकलेगा, अंदर कंठ से निकलेगा। ठीक, अर्ध स्वर में बात करूँ तो ये हो जाएंगे या, वा, रा, ला। देखिए आपको हमेशा पढ़ाया गया होगा या, और जो है या, वा पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं चारों आते हैं। पार्श्विक अभी मैंने बताया कि जहाँ रा आ जाए, ऊपर जहाँ रा लगा हो वहाँ में ला लगाना है, लुंठित है ला है तो रा लगा देना है। ठीक दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं ना, आपका रिवीजन हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला दोस्तों अनुनासिक की मैं बात करूँ तो प्रत्येक वर्ग का जो पश्चिमाक्षर अक्षर है, यानी अगर हम बात करें, ये देखिए ये एक वर्ग है, वर्ग का यानी अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर अक्षर जो है ये यही है। जैसे आप दोस्तों लिखते होंगे कभी, क्या लिखते हैं, पंचम, क्या लिखते हैं, पंचम। तो दोस्तों इस तरह भी सही है पंचम, और इस तरह भी पंचम आपका सही है। क्यों, आप देख सकते हैं ना, ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये जो बूंदी रखी है ना, ये यही है। यहाँ पे आप देखें चा वर्ग में आता है, ये चा वर्ग है, तो चा वर्ग का लास्ट अक्षर ये जो है ये आधा हो जाता है। समझ आया कि नहीं। जैसे आप लिखेंगे कंचन, क्या लिखेंगे, कंचन, तो ये कंचन भी, जैसे संजय देखिए दोस्तों, संजय लिख रहे हैं आप, ठीक, तो वही चीज हो जाएगा। यहाँ जो है जा से पहले यही पंचमाक्षर अक्षर, यहाँ पे गंगा आप लिखते होंगे, तो इसमें दोस्तों आप देखते होंगे कहीं पे लिखा रहता है इस तरह, जो है यहाँ पे इस तरह थोड़ा बना रहता है, इसमें जो है पूरी मात्रा लगी रहती है, तो ये हो जाता है। ये आप जानते भी होंगे चीज़ें, तो ये चीज़ें आप समझ भी आइए। तो वही चीज़ है, यानी अनुनासिक हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण या पश्चिमाक्षर। अब हम देखिए दोस्तों, बाह्य प्रश्न के आधार पे हम बात करें तो अघोष है और जो है सघोष है। क्या है, सघोष और अघोष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली बात ये है कि सघोष अघोष में मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए अघोष है, यहाँ सघोष। आ देखिए पहले पे होता है तो पहला दूसरा कर दीजिए यहाँ पे। अब जब पहला दूसरा यहाँ पे हो जाएगा तो सीधी सी बात है, तीसरा चौथा पांचवा हमें कहाँ ले जाना है, तो सघोष में ले जाना है। ले जाना है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, आपको ये समझ में आ जाएंगी चीजें कि नहीं, आ जाएंगे ना, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए अघोष में क्या आएगा, ये तीनों जो सा है ना, तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा, ये किस में आ जाएंगे, ये अघोष में आ जाएंगे। सघोष में क्या आएगा, सघोष में दोस्तों रा आ जाएगा, ठीक, या आ जाएगा, या, रा, ला, वा, ये सब आ जाएंगे, और इसमें हा भी शामिल हो जाएगा, प्लस जितने भी सभी स्वर भी हमारे इसी में आ जाएंगे। ठीक, क्या आ जाएंगे, सभी स्वर भी इसी में आ जाएंगे सघोष में। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण, अल्प यानी छोटा, यानी पहला, तो पहला इसमें आ जाएगा, पहला कर दीजिए, तीसरा कर दीजिए, पांचवा कर दीजिए, तो अल्प प्राण हो जाएगा। और यहाँ पे महाप्राण में 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, ठीक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। तो इस तरह आप देखेंगे कि आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए अघोष मैंने पढ़ाया, ठीक, अघोष और जो है सघोष यही तो पढ़ाया। अब देखिए अघोष सघोष यही मैंने पढ़ाया आपको। तो जो अघोष है, अघोष में पहला दूसरा कर लीजिए, अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा कर दीजिए, सघोष में क्या करना है, तीसरा चौथा पांचवा कर दीजिए, और महाप्राण में क्या करना है, तो महाप्राण में दूसरा चौथा कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण, जैसे काकल्य तो का वर्ग हो जाएगा। इसमें आप दोस्तों जैसे देखिए कंठ, क्या लिखा है, कंठ लिखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ये कंठ है, ठीक। अब कंठ में देखते होंगे दोस्तों, जो छोटा है, बड़ा है, विसर्ग है, और बाकी जो है इसमें देखिए हा भी है। ये का वर्ग मैंने पहले ही बताया कि का वर्ग के सारे कंठ हो जाएंगे। तालव्य में ई हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा, चा छा जा झा इया हो जाएगा, या इसमें आ जाता है, और तालव्य सा अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया आपको। मूर्धन में जैसे री आ जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा हो जाएगा, और रा इसमें आ जाएगा मूर्धन्य में, और ये मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दंती सा आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, और ता वर्ग तो बताया ही है, उसके बाद ला भी इसमें शामिल कर देंगे। ओष्ठ में जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आप बोलेंगे तो देखेंगे कि ओठ का ही प्रयोग हो रहा है, पापा बाबा माँ, ये भी जो है ओष्ठ हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, इधर वाले व्यंजन है, इधर वाले स्वर हैं दोस्तों। अगर हम कंठोष्ठ की बात करें तो ओ आओ हो जाएगा, यानी इसमें कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और ओठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ तालब यानी जैसे ए किससे बन के बना, छोटा बड़ा, और ई से मिलके बना है ए, ठीक, आए सॉरी, ठीक।
अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंठ है, तो आ जो है कंठ हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, तो तालब हो जाएगा, तो ए और आई इसमें आ जाएगा कंठ तालब में। दंतोष्ठ में दोस्तों आपको याद रखना है वाह है, क्या है, वाह है दंतोष्ठ में। वर्ष में क्या है, ना है, सा है, दा है, ला है, जा है, ये हो जाएगा। ठीक, अयोग वाह ध्वनियों की मैं बात करूं अगर दोस्तों, तो ये वही ध्वनियां होती हैं जो न स्वर होती हैं न व्यंजन होती हैं, दो ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार अगर मैं बात करूं ये, और दोस्तों विसर्ग। ठीक, ये क्या है, अनुस्वार है, और ये सॉरी ये क्या है, अनुस्वार है, और ये दो क्या है, विसर्ग है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। देखिए पहला क्वेश्चन कितनी तगड़ी व्याख्या थी दोस्तों, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जीवन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भूलेंगे नहीं आप। यहाँ देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से जो है स्वर युग्म या अपभ्रंश जो है अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा छोटा बड़ा ओ आ ई और छोट बड़ी और बड़ा ओ, ये नहीं है दोस्तों, डी नंबर। ठीक, आय और औ नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर आते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ऊ, ऊ छोटऊ बड़ऊ, ए ओ, ये आते हैं दोस्तों। आय और औ अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आते हैं। व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन आप जानते हैं, जैसे ये व्यंजन आ जाएंगे, इतने सारे, इतने क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं हमारे, आप देख सकते हैं। ठीक, का है, खा गा घा, चा छा जा झा, यहाँ नहीं है दोस्तों, टा ठा डा ठा अड़ा है इसमें, ता था दा था ना, पा थोड़ी ना भी नहीं है, देखिए इसमें ना भी शामिल नहीं है, पा फा बा भा माँ है, या ला ला वाह है, और उसका जो है ये दंती सा है और हा है। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। विद्वानों ने अपभ्रंश में कितने व्यंजन, तो 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तो ये गिन लीजिएगा, ये टोटल कितने हैं, 28 व्यंजन है दोस्तों, ये वाले। ठीक, व्यंजन 28 हैं और स्वर कितने हैं, तो 8 हैं। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इनमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये वाले जो है 5 व्यंजन है, इसमें इनका अभाव है। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मूलतः वर्णों के जो है वर्ण कितने हैं, तो 53 हो गए हैं, क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन दोस्तों जो है शामिल होगा। इस तरह आप देखे होंगे, अगर लेटेस्ट अपडेट आप जाने होंगे तो ये क्या है, विशिष्ट व्यंजन। यहाँ देखते हैं यूपी कांस्टेबल 2024 की भी क्वेश्चन इसमें समाहित है, तो 53 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको 52 ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कितने हैं, 53 हो गए हैं, क्योंकि व्यंजन एक बढ़ गया है। तो 41 स्वर है और 42 व्यंजन है। यही क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया है, स्वर कितने हैं, तो जो है 41 है। ठीक, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनको हम मिला लेंगे, आयोग वाह को अन आहा को मिला लेंगे तो 13 माने जाएंगे। ठीक, वो एक्चुअली वो है कितने, तो 11 ही है। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को जो है समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो 53 वर्णमाला है। कितने हैं, 53 है। एक वही विशिष्ट व्यंजन शामिल है, मैंने पहले ही बताया है। अगर मैं बात करूँ हिंदी लेखन के आधार पर वर्णमाला कितने हैं, 54 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर जो है 35 जो है व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ विद्वानों ने अनुस्वार और विसर्ग को भी अतिरिक्त वर्ण मानते हैं, जिसमें कुल वर्णों की संख्या 54 बताते हैं। अगर हम इसे भी शामिल कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ 55 हो जाएगी। ठीक, एक वो विशिष्ट व्यंजन वाला भूलिएगा नहीं, क्योंकि 52 से क्या हो गए हैं, 53 हो गए हैं, क्योंकि वो विशिष्ट व्यंजन को हमें शामिल करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो जो है इंक्लूड होके ही आएगा। कौन सा वर्ण दंत नहीं है दोस्तों, अब देखिए दांत से क्या बोलते थे आप, का वर्ग जो है कंठ से हो गया, चा वर्ग तालु से हो गया। ठीक, उसके बाद आप जानते हैं टा वर्ग मूर्धन से हो गया, ता वर्ग जो है दांत से हो गया। अब ता में देखिए दोस्तों, ता है ना, ता था दा भी है, धा भी है, लेकिन जो ये टा है ना ये मूर्धन्य है, क्या मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये मूर्धन्य है। लिखा है वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो सकता है, तो ध्वनि, यानी जो वर्ण है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। जैसे आ का खंड क्या करेंगे दोस्तों, आप कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। लेकिन दोस्तों देखिए स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, जो स्वर होते हैं ना वो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें स्वर, जैसे आप अगर व्यंजन में का लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो है आधा का है प्लस जो है आ है, यानी इसमें स्वर छिपा हुआ है, यानी चाहे जो आप व्यंजन ले लीजिए उसमें स्वर जरूर होगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे लिखा है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे छोटा आ है, बड़ी है, वाह है, चा है, का है, ये सब। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है, वर्णों के उच्चारण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये 53 है दोस्तों, क्या है,
53 है, क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन मैंने पहले ही बताया है, आपको याद रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं वर्ण। कितनी बार क्वेश्चन आया आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, वर्ण कहा जाता है, वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है। ठीक, यहाँ पे 53 होगा, ये आप याद रखेंगे। इनमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो देखिए, जो सार्थक और लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द को माना जाता है। क्या, शब्द को माना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर पूछे कि उच्चारण के दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो ध्वनि है। यहाँ पे अगर उच्चारण लगा दे दोस्तों, देखिए ध्वनि, अगर उच्चारण लगा दे तो हमें क्या बताना है, तो ध्वनि बता देते हैं हम। ठीक, लेकिन उच्चारण नहीं लगाया है तो हमें क्या बताना है, शब्द बताना है, क्योंकि यहाँ पे भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा है, तो हमें क्या बताना है, शब्द। समझ आया कि नहीं। देखिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे छोटा आ है, का है, पा है, ता है इत्यादि, ये ध्वनियां हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल है, कब है, चल है आदि ये शब्द क्या है, ये सार्थकता है इसमें ना, क्योंकि कल का हम प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाला कल है, कब यानी कब जाना है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सार्थक नहीं है, ये ध्वनियां सार्थक नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, सार्थक है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। समझ आया कि नहीं। अगर पूछे भाषा की सार्थक, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो हमें शब्द बताना है। शब्द क्या हो सकते हैं, कल है, चल है, ठीक, रुक है, ये शब्द क्या है, ये शब्द है। ठीक, अब सार्थकता बता रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहीं पे लिखा उच्चारण के जैसे भाषा की लघुत्तम इकाई, लेकिन सार्थकता तो लगा नहीं है, तो ध्वनि बताना है, क्योंकि ये सार्थक नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अगला है भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है दोस्तों। क्या है, भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य बताना है, या फिर शब्द भी हम बता सकते हैं, शब्द भी हमारा सही हो सकता है। ठीक, लेकिन दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि यहाँ लघुत्तम नहीं लिखा है, अगर लघुत्तम लिखा होता तो हम शब्द बताते। ठीक, ध्यान देंगे, चीज़ों को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई तो ध्वनि बता देना है। पूछे भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य बता देना है। पूछे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो हमें शब्द बता देना है। ठीक, लघुत्तम इकाई पूछे तो हमें क्या बताना है, शब्द बताना है। वाक्य किस वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद होता है, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होता है। समझ आया कि नहीं। तो ये चीज है, याद रखेंगे। राम शब्द में दो अक्षर है, एक रा है एक माँ है, एवं 4 वर्ण है। वर्ण देख लिए, रा है, ठीक, राम लिखेंगे तो आधा रा है प्लस बड़ा है प्लस आधा माँ है प्लस जो है छोटा आ है, तो ये चीज हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, एक स्वर है एक व्यंजन। आपको बताया कि स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 42 है। टोटल पूछे तो 53 है, क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन शामिल किया गया है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो 52 नहीं 53 हो जाएंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको रिवीजन करा ही दिया है, बता ही दिया है। आपको देखना है तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कि जो है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, या, ला, ला, वा, 4 अंतस्थ व्यंजन है, और उस व्यंजन तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, तो ये कितने 4 हो जाएंगे। समझ आएगा नहीं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, 4 है दोस्तों, छा, त्र, ज्ञा, स्र, ठीक, ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अन और आहा आयोगवाह है, 2 आयोगवाह हो जाएंगे। द्विगुण व्यंजन या द्वित व्यंजन, इनको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ये कितने हैं, तो 2 हो जाएंगे। कुल वर्णों की संख्या इस तरह 52 है, लेकिन एक विशिष्ट व्यंजन शामिल किया गया है, उसे भी हम शामिल करेंगे तो ये 53 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। समझ में आई चीजें कि नहीं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो हम वर्णमाला ही कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहा जाता है, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में टोटल 53 वर्ण है। ठीक, कितने हैं, 53 है। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको गलत नहीं करना है, ध्यान से चीज़ों को समझनी है। समझा कि नहीं। तो फिर देख लीजिएगा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे।
और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। समझ में आई चीजें कि नहीं। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे स्वर वर्ण यानी परिभाषा एवं अगर बात करें हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं, तो हिंदी में जो स्वर हैं वो 3 स्वर होते हैं। एक तो हार्श स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, इसमें मात्रा जो है, इसमें अगर हम बात करें तो जो बोलने की जो मात्रा होती है वो कम होती है। इसमें हम बोलेंगे दीर्घ स्वर को तो मतलब मुंह थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ठीक। पुल्लिंग स्वर में और ज़्यादा मतलब हमें उच्चारण करना पड़ता है। किंतु उत्पत्ति के आधार पर बात करेगा तो 2 ही होती है, यानी मात्रा के आधार पर तो हम बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मात्राएं ही तो हैं दोस्तों। इसमें जैसे अभी दीर्घ स्वर बात करें या हास्य स्वर की बात करें, पुल्लिंग स्वर, ये सब मात्राओं के आधार पर ही हम बोलेंगे 3 प्रकार के। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर तो 2 ही हैं, एक दीर्घ स्वर है, एक हास्य स्वर है। अब देखिए अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। आप बताइए दोस्तों, यहाँ देखिए 13 दिया है लेकिन गलत है, 11 है, क्योंकि 2 तो अयोगवाह है ना दोस्तों, क्या है, अयोगवाह हो जाएगा। 2 कितने हैं, 2 अयोगवाह हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड साथियों, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पता ही है इसका ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पूछा हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अभी आंसर जो आया था मतलब जो यूपी ट्रिपल में पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में, उसमें तो 11 माना, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 माना है यूपी पुलिस ने। हो सकता है इसलिए पूछा हो कि स्वरों की संख्या वहाँ पूछा था, यहाँ कुल संख्या पूछ लिया है, इसलिए हो सकता है 13 हो, ठीक। तो आप देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या तो 13 यहाँ पे मान लिया है। कैसे माना है, देखिए ह्रस्व स्वर की मैं बात करूँ तो छोटी और छोटऊ, उसके बाद री हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है, देखिए मात्रा बढ़ गई ना, तभी तो मात्रा के आधार पे मैं बात करता हूँ, मात्रा बढ़ गई कि नहीं, इसमें बड़ा हो गया, इसमें बड़ी हो गई, इसमें बड़ऊ हो गया। उसके बाद इसमें जो है इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3 है। इनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, कितना, 2 गुना लगेगा। अब जब हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनने वाला जो स्वर होता है वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे ए किससे बना है, छोटा आओ छोटी ई से मिलकर बना है। आए आओ आओ सॉरी ओ आओ, ठीक, ये सब किससे मिलके बने हैं, तो ये 2 शब्द मतलब 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलके बने हुए हैं। अयोग वाह दोस्तों, इसमें अगर हम शामिल करेंगे तभी स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 13 होगी, वरना फिर 11 ही होगी, ठीक। अभी जूनियर असिस्टेंट में तो 11 ही माना है, यहाँ पे आप देखते हैं कि 13 दे दिया है, ठीक। तो जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा उस हिसाब से आप चूज करिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ये जो है मुझे यही लगता है कि यहाँ पे अगर कुल लिखा है तो आपको 13 मानना चाहिए, लेकिन अगर यह ये पूछता कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको 11 माननी चाहिए, ठीक। अगर कुल नहीं लगा है तो 11 और लगा है तो 13, क्योंकि कुल में ये भी आ जाता है ना, अनाहा भी शामिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इसमें स्वर नहीं है, ठीक दोस्तों। ये सब चीजें आप जानते हैं, ये जो है च वर्ग तालब का पंचम अक्षर शब्द है। छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। आप दोस्तों एक चीज बताइए, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें जो है अर्ध विवरित विवरित संवरित अर्ध, अब देखिए इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे आइए सामने, क्योंकि व्याख्या में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा बता दूंगा ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संवरित स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है लगभग बंद रहता है। छोटी, ठीक, आप बोलेंगे ई बड़ी छोटऊ बड़ऊ, ये कितने किस में आ जाएगा। अब देखिए इसकी ट्रिक है उई, क्या है, उई, ठीक, उई। तो ऊ में दोनों ऊ ले लीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ले लीजिए, और ई में क्या है, छोटी बड़ी दोनों ले, उई समृद्ध। इसमें क्या है, उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता, तो आपका मुख द्वार जब बंद रहेगा ना तो आपको कोई चुटकी काटेगा तो उई इस तरह करोगे कि नहीं, तो उई जब करोगे ना तो उई में दोनों आ जाएंगे ना, उई उई, तो उई में दोनों ले लीजिएगा, ऊ में भी दोनों और ई में भी दोनों, इस तरह। अभी जैसे आगे मैं फिर एक ट्रिक बताऊंगा आपको तो आराम से याद हो। जैसे देखिए ओए, अर्ध समृद्ध में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है तो हम क्या कहेंगे, ओए 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 ओए, ठीक। तो आओ और ए हो जाएगा इसमें, समझ आया कि नहीं, तो आप भूलेंगे तो नहीं। समृद्ध में क्या करना है, इसमें उई ट्रिक लगाना है, क्या, उई उई, ठीक। समृद्ध में उई। अर्ध विवृद्ध में देखिए अर्ध लिखा है ना, अर्ध विवृद्ध में आओ ए,
अब देखिए अपने हिसाब से बोलिए यार, बोलने में मैंने बताया ना, मैं अपना तरीका फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। कभी एग्जाम में आता कन्फ्यूजन नहीं होती मुझे, आपको भी नहीं होगी अगर ये थोड़ा सा। अब जैसे देखिए आपको कैसे नोट्स बनाना चाहिए, जैसे समृद्ध लिखा है, आपको पता है ना मैं भूल जाता हूँ, तो खट से आप लिखे उई, क्या लिखे उई, ठीक। अब ऊ में यहाँ पे लगाइए छोटा ऊ, इस तरह लिख ली, ई में भी दोनों लगा दीजिए, छोटी बड़ी लिख दीजिए ना, तो इस तरह। और उसके बाद अर्ध समृद्ध में क्या हो जाएगा, ओई, ओई हो जाएगा ना। री स्वर क्या है, तो री तो भैया ये आता है हमारा हर्ष स्वर में, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर, ठीक। इन्हें मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक कहलाते हैं ये स्वर, जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती है तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अगर हम बात करें हरस्व स्वर में क्या आ जाएगा, तो ये तो आपको मैंने बताया, दीर्घ स्वर में ये सारे आ जाएंगे, ये 4 मूल स्वर हैं हमारे, इनको याद रखना है, ठीक। हरस्व स्वर या मूल स्वर, कौन सा स्वर नहीं। अब ये सब क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, ये बीएड वीएड में आते हैं दोस्तों, बहुत ईजी आते हैं ना। री क्या है, अब बताइए री क्या है, तो स्वर है कि नहीं स्वर, बिल्कुल स्वर शब्द है। अब देखिए ये सब चीज़ें बताइए कितनी बार आपको रिकॉल करा दी गई ना, तो ये मूल स्वर हैं, इनको याद रखना है आपको। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, कुल कितनी है, तो 13 है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर टोटल वर्ड पूछे तो 53 हो जाएंगे। हरस्व स्वर की बात करें तो जो है ये मूल स्वर भी हमारे यही हैं, ठीक। ये 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ठीक, ए, आए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर हो जाएंगे हमारे। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ। अब देखिए री की मात्रा का प्रयोग दोस्तों अगर देखेंगे वृष्ट में हुआ है, क्या, वृष्ट में री का मात्रा, क्योंकि इस तरह जब भी आप देखेंगे कहीं पे तो वहां पे री की मात्रा यही होती है दोस्तों, ठीक। इसमें देखिए साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है, ठीक, और इसमें भी रा का प्रयोग हुआ। जैसे देखिए किस किस शब्द में होता है, जहाँ पे इस तरह लिखा हो नीचे ये लगा हो कृतज्ञ, तो इसमें भी री है, कृष्ण में भी री है, ठीक, सृजन में भी क्या है, री है। तो याद रखेंगे ना री की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, तो इस तरह के शब्द आपको जब भी मिलेंगे तो वहां पे हुआ है। जिन उच्चार मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो स्वर हैं वो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन है ना इन्हीं की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वर ध्वनि की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये फिर यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। घुमाया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक। इनकी संख्या जैसे हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। यहाँ पे अगर कुल बता देता तो कुल तो 13 हो जाता ना, यही अंतर मैंने आपको वहां बताया और यही यहाँ बता दे रहा हूँ, एकदम ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वरों की संख्या पूछा ना कितनी है, तो 11 बताना है। अब बताइए, आप कहेंगे कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर आया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, अब बताइए प्रीवियस ईयर था कि नहीं दोस्तों, था ना। ये देखिए भाई पहले ही आया ना, अभी तो पेपर जल्दी हुआ है वो, लेकिन ये पहले की ही क्वेश्चन है, यहाँ यहीं से सब बनेंगे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता बनेगा। स्वरों का उच्चारण अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्या होता है, बिना किसी सहायता से होता है स्वरों को उच्चारण, यानी ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। समझ आया कि नहीं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे मैंने अभी बताया, का में क्या है, छोटा आ मतलब आधा का है वो आ है, बा में क्या है, आधा बा, और जो है आ है। तो ये जो छोटा आ है ना, ये सभी स्वरों में, सॉरी सभी व्यंजनों में छिपा रहता है। स्वर किसका भेद है, तो स्वर दोस्तों किसका भेद है, तो वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण के ही प्रकार आप देखे हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है प्लुत स्वर। जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ उत्पत्ति के आधार पर, तो ह्रस्व स्वर और जो है दीर्घ स्वर। समझ आया कि नहीं, दो हो जाएंगे। और स्वर वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन इसी में आते हैं, स्वर व्यंजन, तो आराम से आप जानते हैं, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन होते हैं। ये बाकी ये चीज़ें ये स्वतंत्र होते हैं स्वर, ठीक, ये जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अभी मैंने बताया। ये सब हम लोग ऊपर पढ़े कि नहीं, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक, उसके बाद जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत, इसमें क्या 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 1 मात्रा का, तो इसलिए इसे एक मात्रिक कहते हैं, ठीक। इसे द्विमात्रिक कहते हैं, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। अगर मैं बात करूँ जैसे इस तरह लिखा रहता है, इसका जो है चिन्ह है, इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर आप देखिए यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं, ये आप जानते भी हैं। तो देखिए हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि लिखा है कि 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर
उत्तर 2 होगा स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर। ठीक, ह्रस्व स्वर दीर्घ, क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं होता, ये संस्कृत में होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ये सब स्वरों के प्रकार हैं। ठीक, अगला है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं। देखिए इसमें छोटा है, हटा दीजिए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे री है, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि ये सब दीर्घ स्वर कहाँ है, ये तो सब जो है एक मात्रिक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे भी छोटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। हमें इससे क्या ही लेना देना, हम यहाँ देखें ये हटा दिए, यहाँ देखें ये हटा दिए, यहाँ देखें ये हटा दिए, ये हो जाएगा। ठीक, अगला है हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 4 है, और जो है 4 कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए, छोटा, छोटी, छोटो और दी हो जाएगा। दीर्घ स्वर में बाकी सब ये सब आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे गुरु स्वर, गुरु को ही दीर्घ कहते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अब ये सब चीजें तो आप जान गए ना। यहाँ पे देखिए छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ठीक, इसे लघु जो है और इसे क्या कहते हैं, इसे गुरु को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, आप बताइए, दीर्घ बता सकते कि नहीं। देखिए ये तो दीर्घ है नहीं, ठीक, ये दीर्घ है नहीं, ये दीर्घ है नहीं, ये देखिए दीर्घ एकदम मतलब सामने ही है एकदम, समझ में कि नहीं दीर्घ। वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक, एक ये और एक ये और ये, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ नहीं है, तो छुटाऊ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दीर्घ के अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया, देखिए ए भी इसमें शामिल है, औ भी इसमें शामिल है, बड़ा आ भी है, लेकिन ऊ नहीं है, तो यहाँ पे ये आंसर ही गलत दिया है। ठीक, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, तो नहीं है, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये होना चाहिए, तो इसमें बी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा दीर्घ विकल्पों में से बड़ा दीर्घ स्वर, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर में आ, ई, ओ आते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे अभी मैंने बताया वो क्वेश्चन तो अपने हिसाब से मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ जो व्याख्या दी है उस हिसाब से हमें देखना है कि अगर दीर्घ स्वर पूछे तो हमें आ यहाँ पे लगाना फिर हमारी मजबूरी पड़ जाएगी, क्योंकि ये लेकिन दोस्तों एग्जाम में ना जानते हो इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि ऊ तो केवल छोड़, बाकी ये सब तो दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं ना। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये संयुक्त स्वर है, हाँ ठीक है भैया समझ में गए, संयुक्त स्वर है। ठीक, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। लेकिन दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा ना, दीर्घ पूछा है तो दीर्घ में तो हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, तो हमें यहाँ फिर थोड़ा विवेक अपना यूज करना पड़ेगा, जिसे यहाँ व्याख्या में दिया है। यहाँ पे पूछना चाहिए कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, ऑप्शन में पूछना चाहिए था, तो बड़ा, बड़ी, ओ, क्योंकि बाकी शब्द ये जो शब्द है ना ये तो संयुक्त स्वर है, ये तो 2 शब्दों से मिलके बने हैं ना, 2 स्वरों से मिलके बने हैं, तो ये चीज़ है, तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक, वैसे दोस्तों दीर्घ स्वर ये भी है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है मूल दीर्घ स्वर की, क्या, मूल दीर्घ स्वर की, तो यही सॉरी मूल, हाँ ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दीर्घ स्वर में ये आ जाते हैं, जैसे बड़ा, ई, ओ हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों एक्चुअली बात ये है ना कि जो यहाँ पे दिया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये दिया है ना ये इतने ही होंगे, ये वाले इसमें 3 ही शामिल होंगे, बाकी ये हमें लगता है ये संयुक्त स्वर होंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे दे दिए हैं ये संयुक्त स्वर होंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये संयुक्त स्वर होगा, लेकिन यहाँ पे अब दिया है तो हमें पढ़ाना पड़ा, नहीं तो हम इतना ही आपको ध्यान देना है कि ये दीर्घ स्वर है और ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक, हम फिर ऑप्शन से चूज करेंगे ना कि आंसर हमें क्या देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी मजबूरी है, पूछा है संयुक्त स्वर नहीं है तो हमें यही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो मिलके बने हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है संयुक्त, ये वाली स्लाइड आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही याद करिएगा। ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 3 है। ठीक, 4 3 7 हो गए, और ये 4 है संयुक्त, 7 4 11 हो गए, टोटल कितने हो गए, 11। यही एकदम सही है, यही आप मान के चलिए, और यही आंसर लगाना भी है। तो आप देखेंगे तीनों चारों क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाए। इसमें से निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो ये है, क्योंकि दोस्तों ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा और ये दोनों संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए वैसे यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर ये नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, बाकी संयुक्त स्वर है। ठीक, तो ये वाली स्लाइड आपको याद रखनी है, समझ आएगी नहीं ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है, कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया जो चीज़ें थी। लिखा किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जो प्लुत हो जाएगा। ठीक, जैसे ओम, सुनो। ठीक, प्लुत स्वर कौन सा है, इसमें ओम हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा।
संधि या संयोग के आधार पर स्वर की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं? इसमें देखिए यही संयुक्त स्वर है कि नहीं? आपको ऑलरेडी सब पढ़ाया गया है, ये क्या कैसे बना है, क्या है, ये सब देख सकते हैं आप। संयुक्त स्वर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा मूल दीर्घ स्वर, मूल पूछा है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों। बाकी सारे हैं ना, ये भी है, ये भी है, लेकिन ओ नहीं है। अब देखिए आगे, ठीक, वही सब रिकॉल हो रहा बार बार, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 200 क्वेश्चन हमें करने हैं। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर की बात करें, अब देखिए यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। अब जो सघोष है, अघोष है, मैंने आपको अभी बताया ना, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे हमें बताना है किसमें, इसमें सघोष में बताना है। जैसे इसमें पूछा है कि घोष कौन सा है, तो तीसरा चौथा पांचवा, तो माँ किस में आएगा, पांचवा आएगा, आएगा कि नहीं? तो माँ हो जाएगा। बाकी ये तो कहाँ आएगा, चा वर्ग पहले पे आ जाएगा, टाठा दूसरे पे आ जाएगा, चा छा ये भी दूसरे पे, तो पहला दूसरा तो अघोष है ना, क्या है, अघोष है कि नहीं? ये देखिए यहाँ पे ये सब आपको ऊपर पढ़ाया गया है, तो ये आराम से आपका, बस आपको ये याद रखना है कि सघोष अघोष में केवल बस वही लकीर याद रखनी, 1 2 और यहाँ पे 3 4 5, उसके बाद तो आप निकाल सकते हैं आराम से क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा हिंदी में ठा ध्वनि क्या है? टा ठा डा ढा, मूर्धन्य का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? बोल के देखिए, पहले ही मैंने पढ़ाया, ये मूर्धन्य है। तालब्य में चा छा जा झा आ जाएगा, चा वर्ग, का वर्ग, ओठ में पा फा बा भा मा, पा वर्ग। ये देखिए यहाँ लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट जरूर रखिए आप, क्योंकि एग्जाम में आता भी है और याद भी होना चाहिए आपको। ठीक, खासकर ये दोस्तों, ये सा वर्ग, ये तालब्य है, मूर्धन्य है, दंती है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम। इनमें से संवृत जो है स्वर कौन सा है? संवृत स्वर दोस्तों इसमें कौन सा है? ई है। कैसे हमें याद करना है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उई उई बताया था कि नहीं? तो ऊ, दोनों ऊ ले आइए इसमें, और ई में दोनों ई ले आइए। ठीक, छोटी ई बड़ी ई, तो देखिए हो जाएगा कि नहीं? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था। अगला है कि जैसे इसमें पूछा कि विवरित स्वर कौन सा है, तो विवरित स्वर दोस्तों इसमें है आ और आओ, एक विवरित स्वर है। ठीक, आओ आओ इस तरह याद कर सकते हैं, आओ तो आवो आवो, इस तरह कुछ बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। विवरित स्वर या निम्न स्वरी ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुख से जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ आओ एक विवरित स्वर है। देखिए चिड़िया चहक रहे होंगे क्योंकि गांव में है ना, तो फिर ये बोलती रहती हैं। सबसे ऊपर हूँ एक, तो लिखा हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो दोस्तों ये विवरित नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके आधार पर है? जीव के आधार पर। देखिए कैसे, अग्र में है ना, तो अग्रीय, इस तरह याद करिए, अग्रीय। ठीक, अब देखिए इसमें ई वाला आ जाएगा, ई और आय आ जाएगा। अभी मैं देखिए तिरिक बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ जाएगा, अग्र। ठीक, अग्र, और उसको अग्र मध्य पश्च। ठीक, मध्य में रखना है आपको आ, इसमें क्या रखना है, इसमें छोटी ई और ए आय रखना है, ये रखना, क्योंकि इसकी अग्रीय, जब इस तरह आप लिखेंगे अग्रीय ना, तो इसमें देखिए ई की मात्रा भी है और इसमें ए भी है, तो दोनों ए ले लीजिए और दोनों ई ले लीजिए, तो ये रख दीजिए अग्र में, मध्य में छोटा आ रख दीजिए, बाकी जितने बचे वो पश्चिम में कर दीजिए, आराम से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, बाकी ये अर्ध विवरित, अर्ध संवरित, संवरित, विवरित, ये सब आपको बताया ही गया है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, जैसे विवरित है तो देखिए आ आए, ठीक, ये लिखा है जो है मुख पूरा खुलता, आ आए ना, तो ये विवरित हो जाएगा, आए, इस तरह याद कर, आए। ठीक, क्या हो जाएगा, आए। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे एक अभी मैंने आओ बताया था, ये भी क्या है, विवरित स्वर है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ध संवरित पढ़ाया आपको मैंने, और जो है संवरित पढ़ाया, संवरित पढ़ाया उई। ठीक, इसमें क्या बताया, उई बताया, इसमें क्या बताया, जो है क्या बताया था यार, एक सेकंड, इसमें कुछ बताया था उई, उसमें कुछ आओ बताया था, आओ तो यहाँ हो जाएगा, उसमें क्या था, चलो आगे हम देखते हैं, अभी आ जाएगा तो मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक, देखिए इतनी सारी लॉजिक है छोटे छोटे, वो आपको लिखना पड़ेगा, एक जगह आप नोट कर लेंगे ना कि अग्र पश्चिम मध्य, तो भूलेंगे नहीं। जैसे देखिए अभी मैंने इसके बारे में बताया, इसमें अग्रीय, अग्रीय से याद कर लीजिएगा, अग्रीय। ठीक, अग्र ईए, तो ईए इस तरह, तो ई और ए दोनों इसमें ले आइएगा, मध्य में आ ले आइएगा, बाकी बचे इसमें कर दीजिए। संवृत के बारे में बताया, उई हो जाएगा। अर्ध संवृत में बस वही तो कंफ्यूज है, और उसे ही तो कन्फ्यूजन है कि अर्ध संवृत जो है याद नहीं आ रहा। ठीक, अभी आ जाएगा कोई, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा यार, चलो 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 चलो, ओए, इसमें क्या हो जाएगा, अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा, ओए आ जाएगा,
ठीक, विवृत में ओई आ जाएगा, इसमें ओई लिखना है। देखो यहीं पे याद कंफ्यूजन लिख लीजिएगा ना यार, यहीं पे लिख लीजिएगा, ओई हो जाएगा, यहीं पे ओए हो जाएगा। और यहाँ अर्ध संवृत की बात करें तो ये सब इसमें ले आइएगा जो बचे हुए हमारे। और बाकी विवृत में दोस्तों एक ही है बड़ा, विवृत में क्या है, बड़ा है। ठीक, बस यहाँ पे सही है एकदम दिया हुआ एग्जैक्ट। तो ये जो है याद कर लीजिएगा, समझ आया कि नहीं। तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपके पास नोट्स होंगे वहीं पे नोट कर लीजिएगा छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी, ताकि क्वेश्चन आपका ना गलत हो ना। अब जैसे अर्ध विवृत पूछा है तो आय बताना हमें, तो आय लगा देना है। ठीक, आगे देखते उच्चारण के आधार पर, जैसे चा का उच्चारण क्या है भाई, तालु है, याद कराने की जरूरत है नहीं, आप पढ़ भी चुके हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो री कहाँ से बोलते हैं आप, री री री। आप जब भी री बोलेंगे देखिए जो है किसका प्रयोग होता है, इसमें हमें लगता है दांत का प्रयोग होता है। ठीक, री जब आप मूर्धन्य का प्रयोग होता है, री में किसका होता है, मूर्धन्य का होता है। ठीक, ये मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक, मूर्धा का प्रयोग होता है री का उच्चारण करते समय, जैसे टा ठा डा ढांगा ना, बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, तो 5 होता है। कितने, 5। देखिए कैसे, पहला तो कंठ, ठीक, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दांत, उसके बाद ओंठ, यही 5 का प्रयोग होता है बोलने में। अगर हम बात करें घा, घा जब आप बोलते हैं तो कंठ से बोलेंगे ना। का वर्ग ही दोस्तों किससे बोला जाता है, कंठ से। और का वर्ग में ही चौथा जो है ये क्या है, तो ये घा हो जाएगा, समझ आएगी नहीं। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और सच बताऊँ ना ये हमेशा पूरी तरह से किसी को लगभग याद नहीं रहता है। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करें, जब भी आपका पेपर हो, तो ये प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे 20-22 वीडियो पड़ी रहेंगी। जब भी आपका पेपर होगा वहाँ देखते चलिएगा, इससे क्या होगा, आपका रिकॉल होता रहेगा। जो छोटी छोटी लॉजिक है, जो तरीका बता रहा हूँ, वो वहाँ पे नोट करते चलिएगा, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ता कैसे याद कराया था, ता से दंत से ना, ता वाला क्या था, दंत था, वही आपको याद कराना है। जैसे इस तरह इंसान बना लीजिए, कंठ है, फिर तालु है, फिर जो है मूर्धन्य है, फिर दांत आएगा, फिर ओंठ आएगा। ओंठ सबसे बाहर होते हैं, कंठ सबसे अंदर होता है। इस तरह जो है याद हो जाएगा ना। ये वाला चार्ट मैंने आपको पहले ही याद कराया है, तो देख सकते हैं ये वाला चार्ट आप। ठीक, आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा ना। अभी देखिए 46 क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती, ये सब देखिए क्वेश्चन देखा करिएगा कहाँ पूछा गया है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो टा ठा डा ढा आड़ा वाला हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। का वर्ग क्या है, तो कंठ हो जाएगा। देखिए या रा ला वाह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं, कितनी बार पूछा गया है, भरमार लगी हुई है। ठीक, दंत मूल में ये आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन में तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, और जो है हा आ जाएगा। ता वर्ग और सा वर्ग ये दंती हो जाएंगे। ये सब आपको पढ़ाया गया। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, वाह भैया वाह, मूर्धन्य, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि टा 28 में है, री भी मूर्धन्य है, और ये वाला सा भी क्या है, मूर्धा सा है या मूर्धन्य सा है। समझ आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लीजिएगा। तालु वाले बात करें तो तालब्य सा, चा वर्ग छा, ये सब क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, दंती हो जाएगा। फिर ये वाले क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग, तो ये कंठ से ही तो बोला जाता है। सबसे ऊपर मैंने आपको याद भी कराया था, जो आहा है, जैसे आपको देखेंगे विसर्ग, हा भी किस में आएगा, कंठ में आएगा। छोटा बड़ा भी क्या है, कंठ है। का वर्ग भी क्या है, कंठ है ना। पा वर्ग है, छोटाऊ बड़ाऊ क्या है, ओठ है। उसके बाद ई चा वर्ग सा या, ये सब तालब्य हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन के जो पंचमाक्षर वर्ण है, अन है, तो ये सब अनुनासिक हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालब्य नहीं है। अब देखिए तालु से ये वाला क्या है, तो कंठ है। चा छा, छा भी इसी में आ जाएगा, चा छा, तो ये क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अच्छा तालब्य नहीं है तो ये तालु हो जाएगा, ये भी तालु हो जाएगा, ये भी तालु, तो ये नहीं है। इसका जो है का वर्ग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने कंठोस्त, कई बार मैंने आपको बताया कि इस तरह याद रख लीजिएगा, आओ हो जाएगा। ठीक, कंठोस्त में क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अगला है कंठ तालब्य, कंठ, और इसमें देखिए तालब्य में जैसे आप देखेंगे ई और छोटी बड़ी आता है, और इसमें क्या आता, आ आता। इनके दोनों से मिलने से एक ही चीज़ बनेगा, वो ए बनेगा। ठीक, कौन सा ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ओष्ठ नहीं। ठीक, ऊ भी किससे है, ओष्ठ से। निम्नलिखित में से कंठ वर्ग कौन सा है, तो यही हो जाएगा। अगला है, अब देखिए ये तो तालब्य हो जाएगा ना, तो तालब्य तो ये भी है, तो तालब्य कहाँ गया, सी हो जाएगा।
अगला है जिह्वा के आधार पर स्वर। देखिए अग्र पश्च मध्य, अग्र मध्य पश्च, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तरीका वही है, इसकी जो ट्रिक वही लगाना आपको। अग्रीय क्या लिखना है, अग्रीय, जैसे मैंने याद किया अग्रीय। तो देखिए इसमें ई बड़ी ई है ना, तो दोनों ई रख दीजिए, इसमें ए है ना तो दोनों ए लिख दीजिए। तो अग्र तो लिखा है, तो अग्रीय से याद हो जाएगा ये। और मध्य में क्या कर दीजिए, छोटा, बाकी जितना बचा उसमें कर दीजिए पश्चिम में। समझ में आया कि नहीं, आराम से याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, एकदम वेरी सिंपल। निम्न में ओष्ठ जो है वर्ण कौन सा है, यानी ओष्ठ वर्ण कौन सा, ओष्ठ जो ओठ से बोला जाता तो ऊ नहीं है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सब ओठ हो जाएगा। कंठ तालब ये आ जाएंगे हमारे, कंठ तालब, ठीक, कंठ तालम ये हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण था, कंठ तालु है, फिर यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है आपको दोस्तों, भूलना नहीं है, ठीक। और ये देखिए फिर वही कहानी आ गई हमारी, ये हमारा आएगा कंठ और ओष्ठ। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों आ भी है और इसमें ऊ भी है, तो हमारा ऊ हो जाएगा ओठ, आ हो जाएगा कंठ, तो कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ, ठीक। अगला है अनुनासिकता के आधार पर स्वर। देखिए हसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग, इनमें से चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक चंद्र बिंदु है दोस्तों, क्या है, अनुनासिक है। ये देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए आंख में वही है, ऊंट है, चांद है, ये सब क्या है, अनुनासिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये चैप्टर यही खत्म कर देते हैं, ताकि मतलब एक दिन में हमारा जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक दोस्तों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगला दिया है जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए ठीक, जैसे आँख आप बोलेंगे तो देखिएगा ईंख, इस तरह जो है आप देख सकते हैं। केवल हवा मुख से निकलेगी तो इसमें जो है निर्नुनासिक, ठीक। अगला है जिन ध्वनि केवल, जो मतलब जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक। केवल ये मुख से प्रयोग हो रहा है, ठीक, इसमें नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये कहेंगे निर्नुनासिक। अगर हम आगे बात करें अनुनासिक शब्द में, जैसे आ के उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ओठों के आवृत्ति के आधार पर स्वर, ओठों के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आवृत मुखी, एक विवृत मुखी। तो आवृत मुखी में दोस्तों क्या आ जाएगा, लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आवृत मुखी स्वर है। जैसे छोटा मतलब बड़ा, छोटी, बड़ी, आय आय, ठीक, सॉरी ए आय हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। वृत्त मुखी में बाकी सारे जिसमें ओठ जो है गोलाकार हो, जैसे ओ आ, ठीक, ए हो जाएंगे, तो मतलब गोल हो जाए, वृत्त यानी वृत्त जैसे हो जाए, इस तरह गोल हो जाए ओठ बोलते समय, तो ये जब 5 बोलेंगे तो देखेंगे गोल हो जाएंगे, ठीक। तो बाकी जो बचे हैं वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों, तो कर लीजिएगा। जैसे छोटा छोटी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, उसके छोटाऊ बड़ाऊ ये सब हटा दीजिएगा, फिर आए आए इसमें ले आइएगा, ठीक, याद हो जाएगा, इजी है। स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर जो है हास्य स्वरों की पहचान कीजिए। जैसे इसमें देखिए ये सब हास्य स्वर ही तो हैं, ये दोस्तों क्या है, ये मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये मूल वाले, ये संयुक्त स्वर है, ठीक, ये क्या है, संयुक्त, ये दोनों क्या है, दीर्घ स्वर है और ये संयुक्त स्वर में आते हैं। अगला है भाषा विज्ञान के ऊ किस प्रकार का, ऊ मैंने बताना अग्रीय पश्च, ये पश्च आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पश्च विवृत, क्या आ जाएगा, पश्च संवृत आ जाएगा, ठीक। आराम से देख सकते हैं, अग्र है, मध्य है, तो आराम से जो लॉजिक बताया अगर वही फॉलो कर लिए काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, प्लुत है, ह्रस्व है और जो है संयुक्त है, द्वित नहीं है दोस्तों। द्वित क्या है, व्यंजन है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आपको पढ़ाए गए हैं, कोई इसमें से नहीं है ऐसा जो आपको नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि अभी दोस्तों एक्चुअली हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि जो है फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो जो अच्छी नहीं रहेगी ना, कोई मतलब नहीं है। ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं है, अब देखिए ट वर्ग में जैसे टा ठा डा ढा अड़ा है ना, कहाँ आ जाएगा ना, ना तो दोस्तों इसमें आ जाएगा, ता वर्ग में आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी व्यंजनों के उच्चारण के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो ये दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। ये 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी SSC जो है स्टोर कीपर की, मैंने बताया ना ये 25-26 अपडेटेड है, तो वही हाल है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 25 में आए।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, उच्चारण के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कह रहा उच्चारण के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। ठीक, इसमें बताया था अल्पप्राण में पहला और उसके बाद तीसरा और पांचवा हो जाएगा, इसमें दूसरा और चौथा वर्ग हो जाएगा। ठीक, और इसमें ऊष्म व्यंजन को शामिल कर लीजिएगा, और इसमें दोस्तों क्या है, अंतस्थ व्यंजन को शामिल कर लीजिएगा। ठीक, अगर हम आगे बात करें स्रोत व गठन के आधार पर शब्दों के भेद, तो ये कितने, 4 और जो है 3 है। जैसे देखिए, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं, कौन कौन से हैं, यही एग्जाम में पूछा गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है कितने भेद हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन था ही नहीं। जूनियर असिस्टेंट में यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक दोस्तों, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक, ये वाले हो जाएंगे। और स्रोत के आधार पर बात करें तो 4 हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। समझ आए कि नहीं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो पा वाला नहीं है, क्योंकि या, दा, ला, वा है, ये पा नहीं है। ठीक, आगे हम बात करें, देखिए अर्धस्थ या अर्धस्वर के उदाहरण जैसे वही है या, दा, ला, वा। अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है, तो अपभ्रंश में माँ सम्मिलित है। अगर हम बात करें अपभ्रंश में वर्णमाला में 8 स्वर हैं और 30, भैया देखिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई वाले, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत काम आएगा एग्जाम में आपके। देखिए 2 बार पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट दोनों, मतलब जो है शिफ्ट देखिए, ये 8 को, ये जो है 2 को पूछा गया है 2024 में। क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कम पढ़े होंगे, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम टाइम देख लीजिएगा, एक नंबर मिल जाएगा आपको। समझ आया कि नहीं, कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं, देख सकते हैं। समझ आया कि नहीं, देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। ये मैंने अभी पहले भी पढ़ाया, लेकिन यहाँ दोबारा पूछ लिया तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो यूपीएसआई वाले, यूपी पुलिस वाले भैया सब जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण का उदाहरण है। देखिए महाप्राण अभी जस्ट मैंने बताया 2 4, ठीक, यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अब देखिए ता, था, दा, दा तो तीसरा आ जाएगा, काम खत्म। पा, फा, बा, भा, भा, तो ये चौथा आ जाएगा ना, तो यही महाप्राण है कि नहीं। तो इस तरह आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त। देखिए आधा का सा, ता आधा ता रा, आधा जा या, आधा सा, और जो है ये तालब विषय है। ठीक दोस्तों, ये तालब विषय है, और रा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा ये सब आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, टाइपिंग की वीडियो में बनाऊंगा जल्द ही, इलाहाबाद जाऊँ तो फिर वहाँ फिर बनाऊंगा, वो बताऊंगा फिर चीज़ें कि कैसे टाइपिंग आपको करनी है। अभी रिजल्ट आ जाए तो फिर मैं बताऊँ चीज़ें और अच्छे से आपको। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण जो है यहाँ पूछा है, अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ वाला। देखिए अल्पप्राण में दोस्तों आपको तीसरा ये याद रखना। ठीक, तो पा, पा, ये देखें पा हो जाए। देखो यहाँ एक चीज, पा, फा, बा, फा। देखिए हमें घोष भी बताना है ना, अल्पप्राण घोष वर्ण, ओठ से भी संबंधित हो, तीनों चीजें बतानी है। तो घोष वाला हमारा हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। और अल्पप्राण में है 1 3 5 है। ठीक, और यहाँ पे क्या है ओष्ठ में, तो ओष्ठ वाला तो पा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों कॉमन क्या है, तो एक तो तीसरा और एक तो पांचवा कॉमन। तो पा, फा, बा, 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 भा, मा तो है नहीं, तो पांचवा वाला होगा नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा तीसरा, तो यानी बा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हमने केवल अल्पप्राण देखा, तो ये वाला हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें घोष भी पूछा है आपको। घोष है, सघोष बताया नहीं था मैंने कि तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा, ये घोष हो जाएगा। अल्पप्राण में 1 3 5 हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन तो यही है, केवल 3 और 5, लेकिन पांचवा है नहीं माँ यहाँ पे, तो बचा तीसरा, तो तीसरा हमें लगाना पड़ेगा, बा हो जाएगा। अरे भाई देख सकते हो कितने एग्जाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार यही क्वेश्चन आया है भैया, रट लीजिएगा प्रभु। ठीक, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिएगा, इसका तरीका मैंने बताया ही कैसे याद करना है, वो तरीका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिए त्रिवेणी में जो है ता किससे बना है, तो आधा ता और जो है रा से मिलके बना है, ये त्रा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला है सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त जो ज्ञा है, तो आधा जा और इया से मिलके बना है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा देखिए दंती सा, मैंने आपको बताया नहीं था, दंती सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा, और ये नासिका लगा लीजिए। तो 4 मतलब जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये सब याद कर लीजिए यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्णमाला में अगर ये सब नहीं याद किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यकीन मानिए एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा जो है तालू से नहीं टकराती है। आप बताइए,
जो है इसमें आप देखेंगे जो है तालु से कब टकराएगा, जब तालब्य सा होगा तो तालब्य में चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, ये भी तालब्य है, लेकिन घा कहाँ है, घा तो कंठ है ना, समझ में आया कि नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए चार यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, चांद, सास और जो है चांदी, और सॉरी आंधी, चांदी, ऊंट, ये सब हो जाएंगे, ठीक। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, ऊंट यानी पा फा बा भा मा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला है संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब भैया ये देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है, ये ओट्स है, ठीक है। ये क्या है, कंठ है, बिल्कुल सही है। मूर्धन्य नहीं है दोस्तों, ये तालब्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालब्य हो जाएगा। अब तो रट जाना चाहिए यार, इतनी बार रिपीट कराए, तो ये जो है गलत है, ठीक। अगला है कंठ से उत्पन्न होने वाली का, खा, गा, घा, ये देखिए कंठ से हो जाएगा। बाकी ये मूर्धन्य वाला हो जाएगा, ये तालब्य हो जाएगा, ठीक। ये भी मूर्धन्य ही है दोस्तों, डा ढा, ठीक। ये देखिए मूर्धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए ये सब आपको याद रखना, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, कंठ तालब्य, नासिका, ओंठ वाले, ठीक। इनमें से अमानक वर्णों का, वाह भैया ये अमानक वर्ण है, क्या है, अमानक वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह के जो वर्ण होते हैं ये अमानक है, जो वर्तमान में चलन में नहीं दोस्तों। अगला है किसका उच्चारण दांत से हुआ है, ता, था, दा, धा, ना, ये देखिए दांत, ठीक। आपको केवल वर्ग याद करना है, जैसे इंसान बनाएंगे तो वहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, पहले कंठ होगा, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दांत, फिर ओंठ, ठीक। वैसे ही का, चा वर्ग, फिर ता वर्ग, सॉरी टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, इस तरह, तो ये आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन हा हो जाएगा, क्योंकि तीनों सा हम इसमें शामिल करते हैं, तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, और हा को शामिल करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका उच्चारण कंठ है, अब बताने की जरूरत तो है नहीं भैया। तालु, महाप्रा, देखिए तालब्य होना चाहिए, यानी ये जो है किससे संबंधित होना चाहिए, तो चा वर्ग से, ठीक है भैया। चा वर्ग में ये तो आएगा नहीं, ठीक, और ये भी नहीं आएगा, ता था, ये भी। अब ये दो बचे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पूछा महाप्राण भी हो, घोष भी हो, घोष यानी सघोष, तो 3, 4, 5, महाप्राण में क्या आएगा, तो 2, 4, तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, तो चौथा, तो 4 नंबर पे कौन आएगा, देखिए चा, छा, जा, झा, झा पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन जो आपसे हो गया। इस तरह आपको ये भी करना है, ठीक। बस आपको ये पता होना चाहिए, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक। आवृत, विवरित, संवरित, अर्धविवरित, ये पता होना चाहिए। अग्रीय, पश्चिम, मध्य, अग्र, पश्चिम, मध्य, ये अगर इतना आपको पता है तो सच बताऊं। और दूसरी चीज, एक चीज और, का वर्ग, का वर्ग, का, चा, छा, ये जो वर्ग है ना, ये पता होना चाहिए कहाँ से बोले जाते हैं, और स्वर भी उसी हिसाब से, जैसे छोटा बड़ा तो का कंठ से शुरू हो जाएगा, फिर छोटी बड़ी तालु से शुरू हो जाएगी, फिर उ औ ए ओंठ से शुरू हो जाएंगे ना, तो इस तरह, जैसे री है मूर्धा से शुरू हो जाएगा। तो अगर ये चीज आपको पता हो गई, सच बताओ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। कौन सा पंचमाक्षर अक्षर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए है पंचमाक्षर अक्षर, ठीक। कंठ, महाप्राण, अब देखिए कंठ यानी का वर्ग हो जाएगा, महाप्राण यानी 2, 4 हो जाएगा, अघोष यानी इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें 3, 4, 5 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन दोनों में क्या है, तो ये 4 है, तो 4 में क्या, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, घा। अब इसमें घा तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ घा तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा हा बेचारा, ये क्या है, एक्चुअली ये भी दोस्तों कंठ से ही बोला जाता था, मैंने आपको बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये महाप्राण में आता है, कहाँ आता है दोस्तों, ये महाप्राण में आता है, ठीक। और ये घोष भी है, घोष मैंने आपको पढ़ा ना, अंतस्थ भी उसमें शामिल है, घोष में या सघोष में अंतस्थ भी शामिल है, हा भी शामिल है, और दोस्तों क्या शामिल है, सभी स्वर भी शामिल है, ठीक। मूर्धन्य अल्पप्राण जो है घोष, देखिए मूर्धा से बोला जाए, अल्पप्राण भी हो, अल्पप्राण यानी 1, 3, 5 हो, और घोष यानी 3, 4, 5 हो, यानी ये तीसरा और पांचवा कॉमन हो, तो देख सकते हैं कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, देख लीजिए ये यूपीएसआई में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इस तरह ना आया हो, तो आपको याद रखना है भाई, इजी थोड़ा देगा, क्योंकि तुमको दरोगा बना रहा है, तो तगड़ा तो पूछेगा क्वेश्चन, तो तगड़े से आपको याद भी हो। अब देखिए ऊंट है, तो पावर्ग पता होना चाहिए, तो ये तो पावर्ग में आता नहीं, काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ बचा ये वाह, ठीक। ओठ से बोला जाता है, कंठोष्ठ यानी ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है भैया। महाप्राण, तो महाप्राण यानी
2 4 हो जाएगा और घोष में 3 4 5 हो जाएगा। अब कॉमन क्या है, चौथा, तो चौथा इसमें क्या हो जाएगा, पा फा बा भा, ये देखिए भा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो इस तरह आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो टावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टा। आप लोग कर सकते हैं ना, इस तरह कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन इसमें पूछा कौन, अघोष 1 2, तो हटाइए इसमें देखिए 1 2 कौन सा है, का खा गा घा अंगा, का खा ये नहीं है ना, चा छा नहीं है, टा ठा, ठा है इसमें केवल, और ता है, टा और ठा है, क्योंकि पहला दूसरा है ना, तो ये हो जाएगा 2। ठीक दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, अघोष फिर वही कहानी 1 2। अब देखिए कौन सा, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, नहीं है, ये हो जाएगा चा छा जा, ये हो, केवल यही है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, देखिए 33। ठीक, यहाँ पे क्या है 33, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 33 अगर ये हो जाएंगे तो टोटल कितने हैं 53। ठीक, व्यंजन टोटल अगर इस ऑप्शन ऐसे सेम आया तो हमें 33 लगाना है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, एक जो है अगर व्यंजन को विशिष्ट व्यंजन को शामिल कर लेगा तो हमें क्या लगा देना है, 34 लगाना पड़ेगा। समझ आएगा नहीं? अब देखिए अगला है कि जो ये किससे मिलके बना है, तो ऑप्शन नंबर जो है ज्ञा जो है आधा जा और इया से मिलके बना है। अब हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं अपने, और हमारे तरीका से समझाने का था वो भी हम कर चुके हैं। अब हम आधे घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लिखा जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। ठीक, 2, या इसे हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ को ही क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन 25 हो जाएंगे, बता के आया हूँ। तालब्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, क्योंकि ता चा वर्ग जो है ये तालब्य में आता है, ये तो होंगे नहीं दोनों, अब बचा यही। तो लेकिन यहाँ पे महाप्राण यानी 2 4 है, और अघोष है यानी 1 2, तो दूसरा हो जाएगा, तो चा छा यानी दूसरा कॉमन है, तो चा छा हो जाएगा। ठीक, अगला है सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, ये तालब्य सा है, मैंने आपको बताया तालु से बोला जाता है। ऑप्शन बी कितनी बार पूछा गया देख सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ आपको सा वाले तो पता ही होने चाहिए। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका स्वरों की सहायता से किया जाता है उच्चारण, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ओष्ठ अल्पप्राण घोष। एसआई में सारे क्वेश्चन सेम है, यही पैटर्न था दोस्तों, पूछा गया है, देख सकते हैं। ठीक, अब आप करके देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने कई सारे आपको बता दिए, ऊपर तरीका भी बता दिया है। कंठ, देखिए कंठ यानी ये का वर्ग होना चाहिए, ये का वर्ग है नहीं, ये का वर्ग है नहीं, अब बचाइए। लेकिन यहाँ अल्पप्राण 1 3 5, यहाँ पे 1 3 5, तो तीसरा पे देखिए ये आ जाएगा। ठीक, ए नंबर, तो ये इस तरह देख सकते हैं आप आराम से। स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, जिसे अगर पहली बार कोई पढ़ रहा है तो ले सकता है। लिखा है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत व्यंजन है, दंत, दा से ता था दा धा ना, ता हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। देखिए मगर यही चीज़ पढ़ाऊंगा तो ये 4 घंटे हो जाएगा एक्चुअल, अगर पूरा मैं पढ़ाने बैठा, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी वही चीज़ पढ़ा दी है, तो बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, बोरिंग हो जाएगी क्लास ना। तो बोरिंग तो करना नहीं, शुरू से आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक भी मैंने आपको बता दिए, याद कराने के तरीके भी बता दिए। टा वर्ग, तो वही ता वर्ग हमारा क्या आ जाए, टा वर्ग मूर्धा से, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत से, तो दंत यानी टा वर्ग हो जाएगा। दंत वरस्त महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का जो है उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों इसमें धा हो जाएगा। क्या, क्योंकि दंत ता था दा धा। ठीक, और महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, तो आराम से यही हो जाएगा। आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, एसआई में भी पूछा गया, फिर एसआई में वही क्वेश्चन सेम देख सकते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ता वर्ग से संबंधित। ये वाले इसमें तालब्य महाप्राण, घोष भी पूछ लिया, महाप्राण भी हो, तालब्य भी हो, कितने हैं, तो देखिए ये तालु से तो बोला नहीं जाएगा। ठीक, ये तालु से बोला नहीं जाएगा, तो 1 2 बचे, कितने 3 बचे। लेकिन महाप्राण होना चाहिए यानी 2 4 होना चाहिए, तो चा चा तो है, छा सॉरी महाप्राण होना चाहिए ना, घोष 3 4 5 यानी चौथा होना चाहिए इसमें। तो इसमें दोस्तों एक भी नहीं है, क्योंकि चौथा है ही नहीं। समझा कि नहीं, एक भी नहीं। चा छा, चा के बाद छा, छा के बाद जा, झा है ही नहीं, तो झा होता तो काम हो जाता, एक भी नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, झा होगा, है ही नहीं। मूर्धन्य स्वर का जो है उदाहरण क्या है, तो ये री हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, देखिए इस तरह की क्लासें बनाना ना बहुत मतलब टिपिकल काम है,
लेकिन फिर भी हिम्मत करके बना, कल ही बना लेता, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम था बगल, तो दिक्कत ये थी ना, बहुत सारे मतलब जो है कौवा आ गए थे ना, तो वो सब बहुत काँव काँव कर रहे थे, तो दिक्कत थी, इसीलिए नहीं बनाया था वीडियो। वरना कल कोशिश तो की थी, 20-25 मिनट बनी थी, लेकिन आवाज़ बार बार हो, 2-3 बार काटा, नहीं बनी। फिर मैंने कहा चलो कल से बनाते हैं, तो आज हिम्मत करके चीज़ें आपके सामने मैं रख दिया हूँ। ठीक, आराम से आप देखिए, डेली आपको 9 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द ये कंप्लीट करा दूँ। ठीक, 20 तक आराम से, 20 तारीख तक आते आते हो जाएगी। इलाहाबाद जाऊँगा तो 2 वीडियो दे दूंगा एक दिन में, तो जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, ये पूरी तरह से। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये तालव्य हो जाएगा। ठीक, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सा नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, सा इसमें नहीं आता, क्योंकि ये दंती है ना, ये दांत से प्रयोग होता है इसमें। चा वर्ग और महाप्राण वर्ग कितने हैं चा वर्ग में, तो बताइए। 2 4 होते हैं, तो भाई 2 ही तो होंगे ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगला, इनमें से कौन सा अघोष जो है महाप्राण है। अघोष में क्या आता है, 1 2 आता है, महाप्राण में 2 4 आता है। तो दूसरे नंबर का देखिए दोस्तों भैया, चा छा का खा हो गया। ठीक, समझा कि नहीं। अगला है का वर्ग में घोष व्यंजन कितने, घोष यानी सघोष की बात कर रहा है, 3 4 5, तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे इसमें ना। ये तो इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं। मूर्धन्य की हम बात करें दोस्तों, और अल्पप्राण भी कह रहा हो ना, तो अल्पप्राण में 1 3 5, तो 5वें नंबर पे यही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त जो है व्यंजन का उदाहरण है, ये देखिए संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। यहाँ पे बाकी दिए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये ऐसे आपको पहले ही बताया गया है ना। अगला, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ ओठ यानी ओष्ठ, तो पा फा बा भा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो गा है कंठ से, ता है दंत से, चा है तालव्य से। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 4 4 8। ठीक, अंतस्थ में कौन आते हैं, या दा ला वा आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन आते हैं, तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा आता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, पचहम 25 यानी 5 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि सबके लास्ट वाला है तो 5 ही हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं जो है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो सघोष, एक तो अघोष। अघोष में 1 2 और यहाँ पे 3 4 5। रिकॉल हो रहा है कि नहीं, सब रट जाएगा, टेंशन न लीजिए। अल्पप्राण में 1 3 5 और 2 4, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण। ठीक, प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय यानी 1 2, ये किस में आ जाएगा बता सकते हैं ना, अघोष में आएगा। खा होगा, खा यानी दूसरा, और ये चौथा महाप्राण आएगा कि नहीं। ठीक, कुछ नहीं करना यार। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो ये अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज कह रहा है, कहने का इसका ताल्लुकात ये है दोस्तों। आगे देखते हैं। ठीक, ये चैनल दोस्तों ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा, यकीन मानिए। देखिए मैंने आपको बहुत सा, एक मेरी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें ऑल मैराथन करके है, वहाँ आप जीएस पढ़ना चाहें जीएस आपको पढ़ाई गई है, कंप्यूटर पढ़ना चाहें, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें, जो भी आपको पढ़ना। जैसे अगर आप लेटेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैंने करंट की 3 घंटे की क्लास ली है, जिसमें मैंने लगभग 3000, हाँ लगभग वन लाइनर 3000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जो 6 महीने का 7 महीने का करंट अफेयर्स कराया है। उसमें मैंने याद कराने का तरीका भी बताया है। ठीक, बहुत बेहतरीन है, आप करेंगे रिकॉल हो जाएगा पूरी तरह से आप। और करंट उससे बाहर लगभग जाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि नेशनल भी है उसमें और यूपी की भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में जो करंट पूछा वो थोड़ा हाई लेवल में पूछ लिया, यानी पीसीएस तक का करंट पूछ लिया था, तो वहाँ से भी हो जाता है। स्टेनो में जितने क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए थे, लेकिन एक्चुअली बात ये थी ना कि थोड़ा सा लेवल करंट अफेयर्स का बढ़ा दिया था जो यूपी जीके में ना, तो वहाँ से फिर दिक्कत हो गई होगी लोगों को, ये मैं मानता हूँ। ठीक, क्योंकि पेपर हमेशा दोस्तों एक जैसा नहीं बनेगा, और कोई ये नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना कि सारा यहीं से आ जाएगा। बस ये है कि तरीका अगर आपको पता है तो आप तुक्का भी मारेंगे ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि तुक्का तभी आएगा जब आप बहुत मेहनत किए होंगे और तरीका आपको पता होगा। पढ़ते पढ़ते वो सारी चीज़ें आती हैं, एक दिन में दोस्तों नहीं होता है ना। कभी देखे होंगे जिसका एक एग्जाम निकलता है उसके कई एग्जाम निकलते हैं, रीजन क्योंकि वो एक, देखिए एक समय 10 5 6 7 एग्जाम नहीं निकला, दिया बैठा नहीं निकला, लेकिन धीरे धीरे वो परिपक्व हो गया उसमें, उसने देखा कि अच्छा तुक्का मारेंगे तो किस तरह मारना है जो सही हो जाए। तो आप देखेंगे जब 25-26 साल में कोई पहुंचता है तो तब तक कई सारे एग्जाम दे चुका होता है, उसके बाद जब वो बैठता है तो विदाउट टेंशन जाता, आराम से बैठता, तुक्का भी मारता सही। तो आप देखेंगे हर एग्जाम निकलता है, मतलब कई सारे एग्जाम एक लाइन से निकलते चले जाते हैं, क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है, हर चीज़ उसे पता हो जाती है ना। तो वो तब पढ़ने से ही होगा हर चीज़ दोस्तों,
जब आप पढ़ेंगे तभी आपका भी वैसे ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ये गा कहाँ है? ठीक, सी नंबर। कंठ वाली ध्वनियाँ ये हो जाएगी सी नंबर। देखते चलिएगा, मैं टिक लगा दूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है ना। एक कंठ ध्वनि दोस्तों ये हो जाएगा, ये सब आप पढ़े ही हैं। या, अच्छा, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालु है दोस्तों, याद रखेंगे। जो ये अंतस्थ वाले नहीं है, ये जो है इसमें या क्या है? तालु है। ठीक, अंतस्थ में क्या है? या तालु वाला है, बाकी अंतस्थ में या दा ला हुआ हो जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें हिंदी में तालब्य, तो तालब्य जो है कौन सा आ जाएगा? चा छा जा झा, ये सब क्या आ जाएगा? तालब। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो कितनी बार पूछा गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दंत नहीं है? दोस्तों यहाँ पे या नहीं है। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सा का मूर्धन्य हो जाएगा, ये वाला मूर्धा सा है दोस्तों। ठीक, और दंती सा तो आपको पता ही होगा, दंती सा है। तालब्य सा में ये वाला सा आता है। अगला है डा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ढा का क्या है? ये मूर्धन्य में आ जाएंगे क्योंकि टा वर्ग में आता है, चौथा है। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से दंत स्वर कौन सी है? तो दंत स्वर, ठीक, सॉरी दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत वाली ये हो जाएगी, ता वर्ग। ला व सा उच्चारण देखिए, ला और सा दोस्तों दंत से शुरू होता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे स्थान कौन सा विशुद्ध, मतलब शुद्ध पूछा है कि कौन सा शुद्ध है? ये भाई तालब्य है, गलत है। कंठ नहीं है, ये तो है तालु से है। ये दंत है, बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपको ये सात सब याद होने चाहिए। ये मूर्धन्य सा है, ये वाला दंती सा है, और ये सॉरी ये तालब्य सा है और ये दंती सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो है वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ का प्रयोग करके तो दंत ही होगा दोस्तों। ठीक, जैसे दंतोष्ठ में वा आ जाएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, आओ ओ कंठोस्थ हो जाएंगे, बाकी ये सब मूर्धन्य हो जाए। पा फा बा भा मा ये सब ओठ से हो जाएंगे। अंतस्थ नहीं है तो बा कहाँ से आ जाएगा इसमें? याद अल्लाह वाह है दोस्तों, अंठोस्थ। ठीक, जो यानी जो है अंतस्थ क्या है? याद अल्लाह वाह हो जाएंगे, अंतस्थ है। ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो तालब्य सा, ठीक, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा इसमें आ जाएगा। हा किससे बोला जाता है? तो जो है कंठ से बोला जाता है। बा ध्वनि दोस्तों क्या है? तो ओठ हो जाएगा, बा इसमें आ जाएगा। ठीक, ओष्ठ। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो पा फा बा भा ये सब ओष्ठ में आ जाएगा। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे या तो होगा नहीं स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन 25 है, या अंतस्थ व्यंजन है। और या किससे बोला जाता है? तो देखिए या दोस्तों जो बोला जाएगा वो तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है। ठीक, यस यस आप बोल के देखिए। अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या दोस्तों संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अरे सॉरी, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ना। तो संयुक्त व्यंजन ये 4 हो जाएंगे, तो इसमें देख सकते हैं। अगला अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए वा आ जाएगा। दो कंठोस्थ यानी कंठोस्थ, कंठ और ओठ, कंठोस्थ सॉरी दंत धन ओठ, दंतोष्ठ। ठीक, ये दांत और ओठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ। ठीक, देखिए एक्चुअली क्या है, जब थोड़ा तेज बढ़ाओ ना स्पीड तो हो जाता है हल्का फुल्का, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब देखिए हम ध्यान से करेंगे चीज़ें। ये सी हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये सब कई बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा मजबूरी ये है मुझे कि पढ़ाना पड़ेगा आपको ना पूरा, क्योंकि हमें 100 जो है 200 क्वेश्चन तक जाना है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं आप, 4 हैं। ठीक, जैसे देखिए छा वर्ण जो है किससे मिलता है? तो आधा का और सा, यानी ये हो जाएगा। ठीक, अगला जब मैं टाइपिंग करता था तो यही फॉलो करता था मैं, उसमें कोई कोड नहीं लगाता था ना, मतलब कुछ दबाता था, आधा सा लिख देता, ये बस हो जाता था। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो ये गा हो जाए अल्प प्राण। अल्प प्राण फिर वही चीज़ है, 1 3 5। ठीक, महाप्राण 2 4, इस तरह याद रखना आपको। अगला है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तो महाप्राण कहलाएगा। देखिए 32 पेज हम लोग कवर किए हैं। ठीक, और सब रट भी गया होगा, इतनी बार आप पढ़ चुके। महाप्राण फिर चलिए भैया 2 और 4, अब 4 2 और 4 नंबर पे कौन सा आएगा? 4 पे घा आ रहा है, हो जाएगा। कौन सा? देखिए बस आपको लिख लेना है, वहाँ पे आराम से आप आंसर पा जाएंगे। देखिए पहले पे ही चा आ जाएगा ना। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो अगर देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन नहीं है, बाकी सारे हैं दोस्तों। ठीक, जैसे ये देखिए ये इतने यहाँ पे दिए हुए हैं और जो है उच्छिप्त व्यंजन नहीं है।
कौन सा वर्ग जो है घोष, घोष फिर वही बात 3 4 5। अब देख लीजिए कौन सा 3 4 5 में आ रहा है, ता सॉरी ता था दा तीसरे पे आ रहा, हो जाएगा काम ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है संघर्षी व्यंजन है। अब संघर्षी व्यंजन दोस्तों ये हा हो जाएगा हमारा संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन बस यही होते हैं सेम। ठीक, दोनों एक ही है, ऊष्म या संघर्षी। अगला दिया है पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे ला आया है तो हमें ला लगाना है। अगर यहीं पे अभी लुंठित पूछता तो हमें दा लगाना था। पहले क्वेश्चन यही था, यही बताया था। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है, बताने की जरूरत है ही नहीं। पचहम 25, 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर, पचहम 25। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हो जाएंगे हमारे स्पर्श व्यंजन, तो ये वाले स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। क्योंकि ये ता वर्ग है ना, ये भी तो स्पर्श में आता ता वर्ग, तो ता था दा धा ये सब स्पर्श हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सब संयुक्त है। ये किससे, ता था दा चा छा जा झा तालव्य हो जाएगा। ठीक, तालु से बोला जाता है। निम्नलिखित में से टा वर्ग ये मूर्धन्य से मूर्धा है यानी, लेकिन कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, तो ये दोस्तों धा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। आप देखेंगे शिष्टाचार सबसे पहले आएगा दोस्तों। ठीक, हिंदी कब में सबसे पहले क्या आएगा, शिष्टाचार आएगा। अब देखिए हिंदी शब्दकोश में छा के क्रम किस वर्ण के बाद आता, तो का के बाद ही तो आएगा, क्योंकि हम का लिखेंगे फिर आधा सा लिखेंगे, इसके मिलने से आता है छा। ठीक, अगला क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आया। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तब आप समझ पाएंगे कौन सा पहले। देखिए यहाँ पे जो छा में जो है री सब में है, ठीक है भैया री सब में है, लेकिन यहाँ देखिए गा है, जबकि यहाँ पे जब छा लिखेंगे तो आधा का प्लस सा लगेगा, तो का पहले आ गया, तो यानी पहले यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप रीजनिंग में करते होंगे सेम वही प्रोसेस यहाँ, क्योंकि जब आप देखिए आप क्या करिए, इसका संधि कर दीजिए, अलग अलग संधि विच्छेद कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं। देखिए री सब में है, ठीक, छोड़िए इसे, हम ऐसे रीजनिंग में छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं इसमें सब में सबसे पहले का आया, तो का आया यानी यही सही हो जाएगा हमारा दक्ष। अगला शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आया, देखिए आँख है, आँख आकर है, ये सब है, तो आँख हो जाएगा इसमें सबसे पहले क्रम इस शब्द में, जैसे आँख फिर आज फिर आकर फिर आग विकल्प। जैसे देखिए क्यों, इसका रीजन है क्योंकि आ मतलब ये आँख में ये आधा खा और आ जाएगा, यहाँ पे चा है, यहाँ पे का है, यहाँ पे गा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको ध्यान देना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला आयोग हुआ, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग हुआ, तो दो ही है, अनाहा। ठीक, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, दो ही आयोग हुआ है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, वही अनाहा, यहाँ समझ में नहीं, आयोग वाह के ही बारे में बात कर रहा है, जो स्वर नहीं है तो वही है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, देखिए ये नहीं लिखा जा सकता, इस तरह जो है ये अनुस्वार में नहीं लिखा जाता है। ठीक, बाकी सारे जो है सही है। आगे देखते हैं अगला, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो चंद बिंदु का नहीं, ये देखिए अनुस्वार, हाँ एक चीज देखिए, चंद बिंदु जो है ये अनुनासिक हो जाता है, क्या होता है, अनुनासिक हो जाता है। अभी ऊपर हम लोग देखें ये पंचमाक्षर का काम करता है ना, अनुस्वार किसका, पंचमाक्षर का करता है। जैसे संपूर्ण में देखिए, संपूर्ण में जो है इस तरह हम लिख सकते हैं, अन व्याकरण के अनुस्वार है दोस्तों, क्या है, अनुस्वार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला 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 पार्श्विक है कि नहीं। ठीक, अगला है ये उच्छिप्त है, दो, यही याद रखना आपको, ये उच्छिप्त व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे तब वह क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, क्या युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक दोस्तों, अगला है उच्चारण के दृष्टि से संबल, ये दोस्तों क्या है, ये संपृक्त ध्वनि है, संबल। ठीक, जहाँ पे ये इस तरह हो, आधा हो, इस तरह देखिए लिखा प्रयुक्त ध्वनि है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के संयुक्त से हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे सा और बा, इसमें ध्वनियों में क्या है, सा और बा के बीच में आधा माँ है। ठीक, माँ ध्वनि संयुक्त हो गई। अगर हम बात करें निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा है, महाप्राण यानी दो, ये कंठ से बोला जाता है, दो है, चार, ठीक बिल्कुल सही है ये। ओठ, पा फा बा भा मा, ओठ हो जाएगा। अगर सघोष की बात करें तो 3 4 5, पा फा बा भा मा, ये भी सही है, ये सब सही। अशुद्ध की बात करें ना तो तालव्य हो जाएगा। महाप्राण में 2 4 आता है, यही गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हिंदी के ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, दो होती हैं, एक तो स्वर एक व्यंजन। अगला, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों, तो ग्रीवा ध्वनि नहीं है। बाकी ये सब आप देखे होंगे
कंठ भी मैंने आपको पढ़ाया, दंतोष्ठ पढ़ाया, मूर्धन्य पढ़ाया। कच्छा शब्द का उच्चारण है तो कच्छा अगर हम बात करें दोस्तों ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको पता है छा कैसे लिखा जाता, तो आधा अच्छा ये, ठीक, कच्छा। अगला है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो जो है इया हो जाएगा नासिक। कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है, इसमें देखेंगे रा जो है रा कहाँ प्रयोग नहीं हुआ, किसमें नहीं प्रयोग हुआ, ठीक। अब देखिए मातृभूमि में कहाँ हुआ, ये तो री हो जाएगा ना, यहाँ पे री का प्रयोग हुआ है, समझा कि नहीं, बाकी जगह क्या है रा का प्रयोग हुआ है। अब तोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ा गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित अंत में आ आता है क्या होता है, यानी उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में, तो अकारांत कहते हैं। अगर आ रहा तो अकारांत होगा, ठीक, अगर बड़ा आ रहा तो आकारांत हो जाएगा, ठीक। वाह, दंतोष्ठ, ये भी पूछा गया ना एग्जाम में, हाई कोर्ट RO 2021, दंत ता ओष्ठ पा, ये हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, देखिए दोस्तों, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक बात करें, एक साथ होगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही क्या है, अशुद्ध है। अन्य कथन जो है बाकी सारे शुद्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा जो है उत्तर सही है, अनुसार पूर्ण अनुनासिक है, जो है ध्वनि है, सही है। वर्ग पंचमाक्षर अनुनासिक है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुख से अधिक निकलती है। यानी अगर मैं बात करूँ तो तीनों सही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सीटेट में आया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो पंचमाक्षर यानी पांचवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दृग, इसमें री है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अब बचा ये, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा गा प्लस आ। उद्यान में, तो देखिए उद्यान में ऑप्शन नंबर सी ध्यान देंगे, मैं ये करके दिखा था आपको, लेकिन टाइम काहे वेस्ट करना जब इसमें लिखा हुआ, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि काकल, अब देखिए काकल के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हा है हमारा काकल है। अगला है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और जो है अघोष महाप्राण सारी होनी चाहिए, तो इसमें देखिए अघोष 1 2, महाप्राण 2 4, तो दूसरा होना चाहिए कॉमन, बाकी कंठ होना चाहिए, तो यही तो है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। लिखा वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक, छोटी बड़ी लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। री भी इसमें शामिल होता है दोस्तों। अगला है कौन सा शब्द री की मात्रा का प्रयोग करता है, वृष्टि, वृष्टि में री आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, अब ये सब ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे आप। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो काकल्य है, क्या है, काकल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है किस शब्द में री स्वर नहीं है, इसमें अगर हम बात करें री स्वर नहीं है, इसमें आज में इसमें री नहीं है, बाकी सब में है ना, देख सकते हैं। अब बाकी ये देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सब में री आपको दिखेगा, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। और बाकी ये सब तो तोड़ सकते हैं आराम से आपको, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है ना, ये तो इसमें देखेंगे आधा है और प्लस आ भी है, तो बस आपको वही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जिह्वा के नोक जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तो वो तो सीधी सी बात है, वृत्त, ठीक, ये आराम से इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए इसके जो है ये 4 हो जाएंगे, ये याद कर लीजिएगा, इसी में पहला क्वेश्चन यही था ना, तो आपको याद रखना है, ठीक। कुमार वासु कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई कमी है तो ये भी बताइएगा। स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि कंटेंट देना बहुत रहता है, तो डिलीवर करना मुझे है दोस्तों। अगर मैं बहुत धीरे पढ़ाऊँगा, एकदम आराम से पढ़ाऊँगा ना, तो मैं सच बताऊँ ये वीडियो मैं 3-4 घंटे में कंप्लीट करा पाता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही, आप चीज़ें कर ले जाएंगे एग्जाम में, यकीन मानिए, थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं उनको विश्वास है दोस्तों, वो जानते भी हैं। बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे ने जो है कमेंट किया, सर जो है मेरे इतने आए, बहुत सारे लोग, बहुत लोगों के 86 87 85 82 83 79 ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, ठीक। और आप देखे होंगे कि जो करंट छोड़ दीजिए तो यूपी जी के जितना क्वेश्चन आया वो सब पढ़ाया गया, आपको आया हुआ है।
और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हैं, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे जो है चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।